हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनु कुशवाहा। तो टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के एक नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। यह है वेव एंड ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 3। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि इससे पहले हमने मैकेनिक्स और थर्मल फिजिक्स प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि वेव एंड ऑसिलेशन हमने कल से स्टार्ट किया है और कल हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल पेंडुलम, स्प्रिंग का मोशन और उनसे रिलेटेड तमाम जो फार्मूले थे वो सब कुछ डिस्कस कर दिया था। तो देखा जाए तो ऑसिलेशन का मैक्सिमम पार्ट कल ही कवर हो गया था, बट उसमें कुछ और डिफिनीशंस बच गए, जो कि यहाँ पर ये कुछ डिफिनीशंस हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक आध फार्मूले यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको। तो अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो इस यूनिट का ऑसिलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेव एंड ऑसिलेशन सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे कम वेटेज का यूनिट है आपके सिलेबस का। जो 6 यूनिट है उसमें से सबसे छोटा यूनिट है ये। तो पिछले में ही हमने ऑसिलेशन का मैक्सिमम पार्ट 80% पार्ट कवर कर लिया है। बचे हुए जो डिफिनीशंस हैं उसको आज कवर करेंगे और फिर उसके बाद इस ऑसिलेशन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्री ऑसिलेशन क्या होता है। ये सारे डिफिनीशन को समझने हैं आपको, और बहुत ही आराम से समझिए, 1% की भी दिक्कत नहीं आने देंगे। फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन क्या होता है? ऑसिलेशन तो आप समझ ही गए हैं कि टू एंड फ्रो मोशन, किसी मीन पोजीशन के इधर और उधर टू एंड फ्रो मोशन हो तो उसको आप ऑसिलेशन कहते हैं या हार्मोनिक मोशन कहते हैं। सपोज कि ये कोई पेंडुलम है और ये ऑसिलेशन करने के कैपेबल है, ऑसिलेशन कर सकता है, इतनी इसमें योग्यता है। तो जब आप इसको इसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ने के बाद ये इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स ऑसिलेशन करने लगेगा। अगर ऑसिलेशन करते हुए इस बॉडी पर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी डिसिपेटिव फोर्स यहां पर प्रेजेंट नहीं है। डिसिपेटिव फोर्स का मतलब वो फोर्स जो इसके मोशन को अपोज करे। तो कौन यहां अपोज कर सकता है? एक तो यहां पर जो एयर रेजिस्टेंस होता है, एयर रेजिस्टेंस, या जिस भी ये मीडियम में जैसे वाटर वगैरह के अंदर रखा हुआ है तो वाटर की जो विस्कोसिटी है उसी तरह से एयर की विस्कोसिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो स्ट्रिंग होता है इसकी इलास्टिसिटी की वजह से भी। तो ये कुछ इंट्रिंसिक कारण होते हैं जिसकी वजह से इसके मोशन को, इसके ऑसिलेशन को अपोज करते हैं ये लोग। लेकिन अगर ये डिसिपेटिव फोर्सेस एब्सेंट हैं तो ये जो बॉडी जिसको आपने ऑसिलेट कराया है ये हमेशा यहां से यहां तक जाएगा और इस साइड यहां तक आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा। मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का वो कांस्टेंट बना रहेगा। इस तरह के ऑसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री ऑसिलेशन। और इस दौरान ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस बात को समझिए, फिर से हम इस बात को डिफिनीशन को बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी जो ऑसिलेशन करने के कैपेबल है, जब आप उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और अगर कोई भी डिसिपेटिव फोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है जो इसके मोशन को अपोज करे तो ये लगातार कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता रहता है, और इस तरह के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। दूसरा, इसी को हम बोल सकते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, और जो इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है इसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, टाइम पीरियड का अगर फार्मूला आपको पता है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप वहीं से निकालेंगे। T = 2π √ क्या होता है? m/k। ये फार्मूला आपने पढ़ा था स्प्रिंग के लिए। तो अगर आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए या फिर L/g टाइप से निकालते हैं तो अगर आप इस टाइम पीरियड के फार्मूले से अगर आप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो क्या आएगा? न्यू नॉट आ जाएगा। अगर हम उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से एक्सप्रेस करें तो न्यू नॉट = 1 टाइम पीरियड, यानी न्यू नॉट = इसी का उल्टा कर दीजिए 1/2π √ k/m। ये हमने स्प्रिंग के लिए फार्मूला लिखा हुआ है। अगर हम इस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला लिखते हैं तो क्या होता है? T = 2π √L/g। और ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जब ऑसिलेट करेगा तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट कितना आ जाएगा?
जस्ट इसी का रिवर्स यानी 1/2 पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये इसका उल्टा यानी G/L। ठीक है, तो टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये स्प्रिंग यहाँ पर रहता है, इस तरीके का स्प्रिंग है, और उसको आप इसके मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके जब छोड़ देते हैं तो इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है ये उसके लिए एक्सप्रेशन है। पेंडुलम के लिए अगर बात करें तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फ्री ऑसिलेशन या अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। अनडैम्प्ड का मतलब ये है डैम्पिंग नहीं हो रही है। डैम्पिंग नहीं हो रही मतलब कि इसका ये जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है, यानी कांस्टेंट बना हुआ है। तो अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे इसके एम्पलीट्यूड के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फ्री ऑसिलेशन के टाइम और उसके एम्पलीट्यूड के बीच का जो ग्राफ होगा वो देखिए कुछ इस तरीके से हमेशा कांस्टेंट बना रहता है मीन पोजीशन से। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ऊपर नीचे, ऊपर एक साइड को हम प्लस बोलते हैं, दूसरे साइड को माइनस बोलते हैं। सपोज दूसरा साइड अगर इधर है ना, ये इतना अगर ए है तो ये भी ए ही होगा, बट अपोजिट है तो इसको हम माइनस करके दिखा रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से स्टार्ट होता है और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ये बॉडी ऑसिलेट होती रहती है। ठीक है, ये फ्री ऑसिलेशन का ग्राफ हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद रखना है। डिफिनीशन तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। अनडैम्प्ड या फ्री का मतलब कोई डैम्पिंग नहीं हो रही है, कोई डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं। बट ध्यान रखिए ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, ये थियरी में पॉसिबल है, डिफिनीशन में पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी दिस इज एन आइडियल केस, क्योंकि आप जिस पेंडुलम की बात कर रहे होंगे वहाँ कोई ना कोई ऐसा रजिस्टिव फोर्स, जैसे यहाँ सस्पेंशन पॉइंट पर यहाँ पर कोई ना कोई फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, या जहाँ पर भी आप कर रहे होंगे वहाँ पर एयर प्रेजेंट होगा तो एयर का रेजिस्टेंस होगा। तो सॉरी, तो ये डिसिपेटिव फोर्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट में तो प्रेजेंट होते ही हैं, और उसी डिसिपेटिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए, उसके अगेंस्ट वर्क करने में ये जो पेंडुलम है, ये जो बॉडी है, वो कुछ अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वर्क करने की वजह से वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और धीरे धीरे फिर ये ऑसिलेशन इसका खत्म हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ये जो भी हम बातें यहाँ पर कर रहे हैं ये बहुत ही आइडियल केस है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो अगर आपको अनडैम्प्ड ऑसिलेशन समझ में आ गया तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में सिर्फ एक दो पॉइंट ऐड करना है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इन फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। इन फार्मूलों को आप नोट कर सकते हैं, ये ग्राफ आप बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा हम ले रहे हैं आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का नाम से ही मीनिंग समझ गए होंगे आप कि ऐसा ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाए, और एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डैम्पिंग, और इस तरह के ऑसिलेशन को बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ये प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है, क्योंकि जैसे कोई झूला झूल रहा है, आप उसको जब थोड़ा सा मिड पॉइंट से, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं तो क्या होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो आज आप झूला किसी को झूला के गए और 2-3 दिन बाद लौटे वहीं वैसे ही झूल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप डर जाएंगे, है ना, आपके दिमाग में तमाम भूत प्रेत और ये इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। तो होता क्या है कि जब आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो फिर वो इस तरीके से ऑसिलेट तो करता है, लेकिन डिसिपेटिव जो फोर्सेस होती हैं वो प्रेजेंट होने की वजह से, और प्रैक्टिकली ऐसा होता है। अनडैम्प्ड केस जो है वो आइडियल केस है। तो डिसिपेटिव फोर्सेस यहाँ प्रेजेंट होती हैं, एयर रेजिस्टेंस होगा, कोई भी मीडियम है उस मीडियम की विस्कोसिटी प्रेजेंट होगी, है ना, दूसरा भी कोई भी मीडियम हो उसकी विस्कोसिटी होगी, यहाँ पर एक सस्पेंशन पॉइंट पर फ्रिक्शन काम कर सकता है। इन सब की वजह से कोई ना कोई ये डिसिपेटिव फोर्स होगा जो इसके ऑसिलेशन को अपोज करेगा। ऑसिलेशन को अपोज करने की वजह से इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता जाएगा, और धीरे धीरे घटते घटते फाइनली क्या होगा, ये रुक जाएगा या डाई आउट हो जाएगा, डैम्प्ड हो जाएगा। इस तरह के ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं, और एम्पलीट्यूड घटने की इस प्रक्रिया को डैम्पिंग बोलते हैं। ग्राफ की अगर हम बात कर लें, और एक फार्मूला यहां पर भी आपको मिलेगा, ठीक है, ये सब की तो कोई ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि डैम्प्ड ऑसिलेशन की बात हो रही है, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से
नहीं चल रहा है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ही, बट अनडैम्प्ड के केस में वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि इसमें ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे घट रही है, तो फिर उसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं हो सकता है। तो इस डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो ग्राफ है, अगर आप इसके ग्राफ को बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रिस्पेक्ट में, ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, तो ये इस तरीके से डिक्रीज होता है। ये हम पहले से बना रहे हैं ऐसा, ताकि हमको ग्राफ प्लॉट करने में सुविधा हो। तो इसका एम्पलीट्यूड देखिए, सब शुरुआत में बहुत ज़्यादा रहता है एम्पलीट्यूड, फिर उसके बाद ये एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है, मीन पोजीशन के दोनों साइड एम्पलीट्यूड घटते घटते फाइनली एक केस ऐसा आता है कि इसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, यानी कि डाई आउट हो गया, ऑसिलेशन पूरी तरह से खत्म हो गया। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ है, ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ हो गया। और ये डिफिनीशन हो गई कि जब एयर रेजिस्टेंस, जब कोई भी डिसिपेटिव फोर्स प्रेजेंट रहता है तो वो ऑसिलेशन को धीरे धीरे अपोज करता है, और फाइनली क्या होता है, इसकी एनर्जी कम होते होते ये डाई आउट हो जाता है या रुक जाता है। इस डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसका डिफरेंशियल फॉर्म होता है m d2x अपान dt स्क्वायर, जहाँ पर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। खास करके ना ये सारी बातें स्प्रिंग के केस में की जाती हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा केस होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और उसमें भी फिर डैम्पिंग होने लगेगा तो डैम्पिंग को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके केस में अगर देखा जाए तो m d2x अपान dt स्क्वायर प्लस b dx बाई dt प्लस k x इज इक्वल टू 0, जहाँ पर k क्या है, वही इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग के केस में ये फार्मूला लिख रहे हैं। अब इसमें अगर m से डिवाइड कर दिया जाए इस पूरे पार्ट को, तो क्या मिलेगा, d2x अपान dt स्क्वायर प्लस b अपान m dx बाई dt प्लस k अपान m x इज इक्वल टू 0। एक तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, बट इसको सॉल्व करने के लिए इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरीके से एज्यूम किया जाता है कि ये जो b अपान m है, इस b अपान m को रिप्लेस कर देते हैं 2k से, और ये जो कांस्टेंट है ये k अपान, ये फोर्स कांस्टेंट k और अपान में मास m, इसको रिप्लेस कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर से। तो आपका ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाता है d2x अपान dt स्क्वायर प्लस 2k, याद रखिएगा ये जो k हम मान रहे हैं ये अलग है, और ये जो k था वो अलग है, प्लस 2k dx बाई dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, ज़्यादातर केस में यही लिखा जाता है। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इस बॉडी के जो डैम्प्ड ऑसिलेशन है इसके टाइम पीरियड का फार्मूला निकलता है, और वो फार्मूला आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन मिल जाता है। तो ये है आपका डैम्प्ड ऑसिलेशन, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये उसका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया, और ये उसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होगा, देखिए जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में इसका जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है। तो जब ये डिक्रीज होता जाता है तो ऐसे में अगर आप बाहर से कोई पीरियोडिक फोर्स बार बार इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पीरियोडिक फोर्स, अगर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो नहीं घटेगा, वो मेंटेन रख सकते हैं आप, वो ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। वो डिपेंड करेगा कि आप जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, बराबर है या ज़्यादा है। तो सपोज यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, फोर्स्ड मतलब क्या, जबरदस्ती। फोर्स्ड मतलब जबरदस्ती किया जाए कि ऑसिलेशन जब हो रहा था और इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा था, ऐसे में आप बाहर से फोर्स अप्लाई कर करके उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर दीजिए या उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा दीजिए, तो इसको आप क्या कहेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा है। जैसे कोई बच्चा जब झूला झूलता है तो पिताजी और चाचा जी क्या करते हैं, उसके पीछे खड़े हो जाते हैं और उसको टाइम टू टाइम धक्का देते रहते हैं,
तो वो जो टाइम टू टाइम एक इंटरवल के बाद धक्का देते हैं, माउंट में फोर्स लगाते हैं, दैट इज एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाने का उनका सिर्फ इतना मकसद है कि बच्चा उनका जो झूला झूल रहा है उसका झूला रुक ना जाए, डाई आउट ना हो जाए, उसकी डैम्पिंग ना हो जाए। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि वो ऐसे ऑसिलेट करते करते फाइनली रुक जाता है, तो डैम्पिंग ना हो, इस वजह से वो फोर्स्ड ऑसिलेशन कराने के लिए हमेशा पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो व्हेन वी अप्लाई, घबराइए नहीं, पूरा डिफिनीशन नहीं लिखेंगे, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। तो जब एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स यहां पर अप्लाई किया जाता है इन केसेस में, तो ये बॉडी उस एक्सटर्नल फोर्स के इफेक्ट में आ जाती है और उस एक्सटर्नल फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। जब तक आपने फोर्स नहीं अप्लाई किया था तब तक ये बॉडी अपनी खुद की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही थी, लेकिन जब आप इसके ऊपर पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस पीरियोडिक फोर्स के फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत उसके इफेक्ट में आकर ये ऑसिलेट करेगी, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। तो जब आप किसी बॉडी पर एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा करके एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से उसको ऑसिलेट कराते हैं, तो इस तरह के ऑसिलेशन को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। या इसी को अगर आप मेंटेन रख पा रहे हैं, इसके एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट मेंटेन कर पा रहे हैं, तो इसी को मेंटेन्ड ऑसिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन है फोर्स्ड ऑसिलेशन की। लेकिन इसमें आप देखिए एक कंडीशन, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेगी, कि जब आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इस बॉडी की, इस पेंडुलम की या इस स्प्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, यानी व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, ये है आपका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और ये क्या है, उस बॉडी की नेचुरल, उस वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो जब वो बॉडी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है, आपने उस पर एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया है, और एक ऐसा कंडीशन आ जाए कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल हो जाए, तो इस बॉडी का जो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर ये बॉडी इस तरीके से यहाँ तक ऑसिलेट कर रही थी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, और आपने जब इस पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया, तो ये इसका जो ऑसिलेशन मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम ऑसिलेशन हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा। इस घटना को, इस खास कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। इसी घटना को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की ये कंडीशन आप याद रखिए, व्हेन द एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग बॉडी, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज इंक्रीज्ड, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी घटना को रेजोनेंस बोलते हैं, इसी को अनुनाद बोलते हैं, अनुनाद। ठीक है, तो एक बात तो सबसे पहले यहां पर ये पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि जो रेजोनेंस है वो क्या है। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन के दौरान जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे थे, अगर उस एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो रेजोनेंस की फिनोमेना हो जाएगी, और रेजोनेंस की फिनोमेना में ये जो एम्पलीट्यूड होता है ये मैक्सिमम हो जाता है। यानी अगर रेजोनेंस की फिनोमेना में हम इसके एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाएं, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। सपोज कि इधर फ्रीक्वेंसी है और इधर हम एम्पलीट्यूड की बात करें या इंटेंसिटी की बात करें, आगे अभी देखेंगे लाइट वगैरह के केस में। तो ये एम्पलीट्यूड है इस एक्सिस पर और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो जब फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट के इक्वल हो जाती है, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का मिलता है, और ये आपको दिखेगा कि इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ होता है रेजोनेंस की फिनोमेना का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही था, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इसी आपके फोर्स्ड ऑसिलेशन में आ जाता है, इसी का एक स्पेशल केस है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। अभी आपको देखना है कि कितने टाइप के रेजोनेंस होते हैं। तो मुख्य रूप से हम 3 टाइप के रेजोनेंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद वहीं से हम उसी टॉपिक से अटैच करेंगे शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से रेजोनेंस होते हैं। देखिए, तो ये 3 टाइप के रेजोनेंस हैं, मैकेनिकल रेजोनेंस, साउंड रेजोनेंस और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो एक एक करके हम सारे एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सिलेबस तो हम पढ़ ही रहे हैं, प्रिपरेशन तो हम कर ही रहे हैं, बट फिजिक्स का रस भी तो लेना है, आनंद भी तो लेना है इस सब्जेक्ट का। सूखा सूखा रूखा सूखा फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है। देखिए, मैकेनिकल रेजोनेंस का मतलब मैकेनिकल रेजोनेंस का मतलब कि जब हम किसी बॉडी का जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जैसे कि कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, ब्रिज बना हुआ है, तो जिस भी मटेरियल का वो बना हुआ है उस मटेरियल की वजह से उसका अपना एक वाइब्रेशन हमेशा होता रहता है ना। हर एक बॉडी अपनी पोजीशन पर लगातार वाइब्रेट कर रही है, तो जिस भी तरह का मटेरियल होगा उसी तरीके का उसका वाइब्रेशन होगा, उसी तरह से उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो मैकेनिकल रेजोनेंस के अंतर्गत अगर एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस बॉडी की, जिस भी बॉडी की बात कर रहे हैं, उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो रेजोनेंस की फिनोमेना हो जाएगी। जैसे जब किसी हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज पर से जब भी सोल्जर्स पास होते हैं, गुजरते हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि मार्च करते हुए, परेड करते हुए नहीं जाना है ना। आप रैंडम जाइए, अपना जो उनका फुट टर्न है उसको ब्रेक करते हुए आप जाइए। नहीं तो क्या होगा, अगर वो मार्च करते हुए जाएंगे, मार्च यानी परेड करते हुए जाएंगे, तो वो जो एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पर क्रिएट होगा, उस एक्सटर्नल फोर्स की जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो उस ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो वो जो ब्रिज है उसका जो ऑसिलेशन है, उसके ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रिज कोलैप्स हो जाए, वो टूट जाए। ठीक है, तो इस वजह से जब भी ब्रिज से सोल्जर्स पास होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि मार्च करते हुए नहीं जाना है, नहीं तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि उनका जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी है वो उस बिल्डिंग, उस ब्रिज के मटेरियल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए और रेजोनेंस की फेनोमेना से एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने से वो ब्रिज टूट जाए, गिर जाए। और इसके साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि जब ट्रेन वगैरह भी गुजरती हैं, जैसे ट्रेन वगैरह भी जब गुजरती हैं ब्रिज से, तब भी ऐसा खतरा बना रहता है कि कभी ऐसा ना हो जाए कि जो ट्रेन है उसके पहिए के घूमने का जो अपना एक फ्रीक्वेंसी है और जिस ब्रिज से वो पास हो रही है उसका अपना एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि उसके पहिए का और ब्रिज के मटेरियल का फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होने से वो ब्रिज टूट सकता है। तो ये खतरा बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल्स आप देखिए फ्रीक्वेंसी में, मैकेनिकल रेजोनेंस में। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभी कहीं कहीं पर भूकंप आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत मजबूत मजबूत बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर झोपड़ी वगैरह नहीं गिरते हैं, है ना। तो ऐसे में लोग मतलब बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि ये कैसे हो गया, इतना मजबूत घर गिर गया, ये झोपड़ी नहीं गिरी। तो उसका ये कारण होता है कि जो मतलब भूकंप आया था उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो उस बिल्डिंग मटेरियल, वो उस झोपड़ी की फ्रीक्वेंसी में से जिससे मैच करेगी वही गिर जाएगी, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा होने से वो कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो भूकंप आया है उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच करी होगी तो वो गिर गया, झोपड़ी वाले से नहीं मैच करी होगी वो नहीं गिरा। ठीक है, तो ये सब मैकेनिकल रेजोनेंस के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे साउंड रेजोनेंस की अगर हम बात करें तो साउंड रेजोनेंस में ये होता है कि आपने देखिए इस तरह का देखा होगा, ट्यूनिंग फोर्क इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या है, ट्यूनिंग फोर्क, और इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे दबा के आप मारते हैं तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है ना। इसका नाम है ट्यूनिंग फोर्क। तो सपोज कि कोई बर्तन है और इस बर्तन में ये खाली बर्तन है और यहाँ पर आपने क्या किया, ट्यूनिंग फोर्क को ऐसे दबा करके वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ पर लाकर आपने ऐसे रख दिया। तो एक तो इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी और एक तो इसके अंदर जो एयर भरा हुआ होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी।
तो शुरुआत में आप देखते हैं कि जब इसको आप इसके नज़दीक ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ नहीं सुनाई देता है, क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है बहुत कम था। लेकिन यहीं पर आप क्या करते हैं, बगल से ऐसे ग्लास से इसमें पानी गिराते हैं, और जब पानी गिराते हैं धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, तो इस ग्लास के अंदर जो एयर था, एयर कॉलम था, उसकी हाइट चेंज होती है, और एयर कॉलम की हाइट चेंज होने से, लेंथ चेंज होने से उस एयर कॉलम की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती है। तो एक ऐसा केस आता है कि अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है। किसी कंडीशन में पानी आप भरते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी वेरी होती जाएगी, तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाने से इसका जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाता है। वाइब्रेशन बढ़ जाने से आवाज़ आपको तेज सुनाई देने लगती है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपके इसमें आ जाएगा, साउंड रेजोनेंस के अंतर्गत आ जाएगा। साउंड रेजोनेंस में बहुत ही फेमस आपने एक एग्जांपल सुना होगा कि गाना जो गाते थे, बहुत ही पॉपुलर थे गाना गाने में, क्या नाम था उनका, तानसेन, है ना। तो तानसेन जी के बारे में आपने सुना होगा कि ये जब गाना गाते थे तो जो शीशे होते थे, मतलब खिड़कियों के जो शीशे वगैरह होते थे, कांच के जो बर्तन होते थे, वो टूट जाते थे। इसका क्या कारण होता था? तो इसका यही कारण है कि इनको अपने गले पर इतना कंट्रोल है, उसकी फ्रीक्वेंसी में इतना ये वेरिएशंस ला सकते हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो शीशे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करा सकते हैं। ये इतना इनके मतलब गले पर कंट्रोल है, इतना इनके अंदर क्षमता, टैलेंट है। तो जब इनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी उस कांच की फ्रीक्वेंसी से जब मैच कर जाती है तो उसका जो ऑसिलेशन होता है बहुत ज़्यादा होने से वो चटक जाता है या टूट जाता है। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा जाता है कि रेस्टोरेंट वगैरह में जब म्यूजिक वगैरह चलता रहता है तो जो टेबल पर ग्लास के बर्तन रखे गए होते हैं वो सब वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत तेज़ी से या चटक जाते हैं, तो वहाँ पर भी साउंड रेजोनेंस की फिनोमेना होती है। हाँ, एक मूवी का नाम बता रहे हैं आप लोगों को, अगर समय मिलेगा तो देखिएगा, कंपलसरी तो नहीं है बट ये एग्जाम्पल आप वहाँ पर देख सकते हैं, डू लिटिल। इस मूवी में आप देखेंगे तो लास्ट का जो सीन है उसमें आपको पता चलेगा कि एक जहाज है जो मॉडल है जहाज का छोटा सा, और एक कांच के उसके अंदर बंद है वो पूरी तरह से, और उसको चोरी करना था, और वहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था थी, सिक्योरिटी थी, तो उसको चोरी करना बहुत मुश्किल था और उसको निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिस चाबी से वो खुलता है वो चाबी नहीं किसी को पता है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चोरी करने के लिए क्या किया जाता है, एक बहुत ही टैलेंटेड वर्ल्ड फेमस सिंगर को बुलाया जाता है और सारा प्री प्लानिंग के तहत होता है, और वो सिंगर जब गाती है तो फ्रीक्वेंसी वो इस तरीके से चेंज करती जाती है, तो एक ऐसा केस आता है कि उसके साउंड की फ्रीक्वेंसी और जिस कांच के अंदर वो बंद है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और वो अचानक टूट जाता है, तो चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बाद लेकर भाग जाते हैं, है ना। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? साउंड रेजोनेंस के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जिसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करना है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस? देखिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलसी ऑसिलेशन के बारे में। एलसी ऑसिलेशन, वैसे आपके सिलेबस में जो एक यूनिट है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, वहाँ पर जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट है, वहाँ पर अल्टरनेटिंग सर्किट है, जैसे एल सर्किट, आर सर्किट, सी सर्किट, एल आर सर्किट, सी आर सर्किट, तो उसी में आ जाएगा आपका एलसी सर्किट या फिर एलसीआर, सीरीज एलसीआर सर्किट। तो वहाँ पर भी हम इसको मेंशन करेंगे, बट यहाँ पर चूंकि स्पेशली बात रेजोनेंस की चल रही है तो इसको पॉइंट आउट करना जरूरी है। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेशन क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास एक सर्किट है जिसमें एल मतलब आप समझते होंगे इंडक्टर, सी मतलब कि कैपेसिटर, इन दोनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया जाए और उससे पहले हम इस कैपेसिटर को पूरी तरह से चार्ज कर दें, तो जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर, फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया जाता है, तो देखिए ये जब फुल्ली चार्ज्ड है तो इसके पास एनर्जी होगी, और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है वो आप याद रखिए, यहाँ से कई क्वेश्चन हम देखिए आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं। कैपेसिटर के प्लेटों के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और उस एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ CV², हाफ QV और हाफ Q² अपॉन C। तीन तरीके से आप बता सकते हैं।
कैपेसिटर की प्लेटों के बीच स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ठीक है, शुरुआत में जब ये फुल्ली चार्ज था, और जब आप इसको फुल्ली चार्ज करने के बाद ये आपने इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया तो धीरे धीरे ये कैपेसिटर क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज का मतलब ये कि इसकी वजह से अब इस पूरे कंप्लीट सर्किट में इधर ऐसे करंट, सपोज ये पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये निगेटिव वाली प्लेट है। कैपेसिटर के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। अभी के लिए आप जानिए कि एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक निगेटिव प्लेट होती है, और यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो यहाँ पर जब करंट फ्लो होने लगता है तो करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो कैपेसिटर जो फुल्ली चार्ज्ड था, पूरी तरह से आवेशित था, वो निरावेशित होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है। तो जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होता है वैसे वैसे इधर से करंट ऐसे फ्लो होता है, और जब इसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/2LI²। जहाँ पर I क्या है? इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट। L क्या है? L है इसका इंडक्टेंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है वो इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि करंट बढ़ता जा रहा है। तो होता यही है कि धीरे जो ये फुल्ली चार्ज था तो शुरुआत में टोटल एनर्जी इसके पास है और इसके पास है 0 एनर्जी। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? इसकी एनर्जी, सपोज ये 100 है, ये 0 है एग्जाम्पल के लिए, इसकी एनर्जी घटना स्टार्ट हुई, और घटते घटते ये 90, 80, 70 ऐसे होता जा रहा है, और ये 10, 20, 30 ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि 50 यहाँ बचता है और 50 इधर चला गया होता है। फिर उसके बाद अभी ये बढ़ ही रहा है, उसके बाद ये 60 होगा तो ये 40 बचेगा, ये 70, ये 30 बचा, ये 80 हुआ, ये 20 हुआ, ये 95 हुआ, ये 5 हुआ, ये 100 हो गया, ये 0 हो गया। यानी अब पूरी एनर्जी इसके अंदर आ चुकी है, और जो भी पूरी एनर्जी यहाँ पर थी वो सारी एनर्जी अब यहाँ आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद जब पूरी एनर्जी यहाँ चली जाती है तो उसके बाद ये प्रोसेस रुक जाता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर क्या होता है? इसकी एनर्जी, यानी इसकी वजह से अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फिर से फ्लो होना स्टार्ट होता है, और ये जो कैपेसिटर है वो फिर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले तो ये डिस्चार्ज हुआ, जिससे इसकी एनर्जी कम हुई और इसकी एनर्जी बढ़ी। जब पूरी एनर्जी इसको ट्रांसफर हो गई तो अब फिर से ये चार्ज होने लगा, और ये चार्ज होने लगा तो इसकी एनर्जी बढ़ने लगी, और इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, करंट कम हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होने लगा, इसकी एनर्जी कम होने लगी। तो इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? पूरी एनर्जी फिर से यहाँ आ जाती है, ये फिर से पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, और इसकी एनर्जी 0 हो जाती है। तो यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है, और ये इनका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग लगा रहता है। एक बार पूरी एनर्जी इनके अंदर जाती है, फिर वो एनर्जी इनके अंदर आती है, फिर ये एनर्जी इनके अंदर जाती है, ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये बिल्कुल वैसे ही चीज़ है जैसे कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद पार्टिकल एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर जाता है, फिर एक बार इधर ये हो रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पर है कि एनर्जी इधर से इधर जा रही है, फिर उसमें से इधर आ रही है, फिर इसमें से इधर जा रही है, ये प्रोसेस चल रहा है। तो बिल्कुल ऑसिलेशन जैसी फीलिंग आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं LC ऑसिलेशन। L और C, LC ऑसिलेशन। देखा जाए तो जिस तरह से सिंपल पेंडुलम में अगर हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि कोई डिसिपेटिव फोर्स यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो जब कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है तो ये ऑसिलेशन ऐसे अनंत टाइम तक चलता रहेगा, फ्री ऑसिलेशन होता रहेगा। वैसे ही आप यहाँ पर भी आइडियल केस में मान सकते हैं कि अगर ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसको कोई भी अपोज करने वाला नहीं है, यहाँ पर अपोज करने वाला कौन होगा? रेजिस्टेंस हो सकता था। तो अगर इसका रेजिस्टेंस इस सर्किट का R0 है, LC ऑसिलेशन इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर R0 है, इस सर्किट का R0 हो जाए तो ये LC ऑसिलेशन ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, इसकी एनर्जी उसमें, उसकी एनर्जी इसमें, ऐसा होता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्यों? ये आइडियल केस हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली हर एक वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही होता है। बहुत नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ नॉन जीरो रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जब उसमें से करंट, ये रेजिस्टेंस इमेजिन करिए रेजिस्टेंस है, तो जब इसमें से करंट फ्लो होता है, फ्लो होता है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इस एनर्जी का कुछ हिस्सा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
तो एक ऐसा टाइम आएगा, भले ही बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरी की पूरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ये ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। जैसे ये इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिसिपेटिव फोर्स की वजह से घटते घटते फाइनली ये रुक जाता है ना। तो जैसे यहाँ पर डैम्प्ड प्रैक्टिकली डैम्पिंग होती है, वैसे यहाँ पर भी प्रैक्टिकली देखा जाए तो डैम्पिंग होती है। तो ये हमने आइडियल केस लिया हुआ कि अगर ये इसका रेजिस्टेंस 0 है तो इस तरह से एलसी ऑसिलेशन पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि अगर ये एलसी ऑसिलेशन आप समझ गए तो इसी एलसी ऑसिलेशन में हाँ एक दूसरा पॉइंट है, और इसको क्या, ये तो एलसी ऑसिलेशन आपने समझा ना, हम रेजोनेंस की बात कर रहे थे, तो अब रेजोनेंस पर आते हैं। तो यहाँ पर ट्यूनिंग ऑफ रेडियो की अगर बात कर ली जाए, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, ट्यूनिंग ऑफ रेडियो। तो देखिए कोई भी जो रेडियो होता है ना, उसमें हमारे पास ये एलसी सर्किट होता है, साथ में आर भी होता है, सीरीज आर भी लगा होता है। तो किसी भी रेडियो में एलसीआर सीरीज एलसीआर सर्किट लगा होता है, और एलसीआर सर्किट में अगर एल और सी हैं तो ऑसिलेशन पॉसिबल है। आर की वजह से सिर्फ क्या होगा कि ये ऑसिलेशन कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। आर ना होता तो ये ऑसिलेशन इनफाइनाइट टाइम तक चलता, बस इतना ही मतलब है। तो रेडियो में एलसीआर सर्किट लगा होता है, और रेडियो का जब हम वो कान घुमाते हैं और कान घुमा के एक सिग्नल को मतलब ट्यून करने की कोशिश करते हैं किसी चैनल को, इसका मतलब हम ये सी को चेंज कर रहे हैं। रेडियो के नोब को घुमा के, नोब बोलते हैं उसको, नोब को घुमा करके हम सी की वैल्यू चेंज करते हैं, और सी की वैल्यू चेंज करने से उस रेडियो की या उस एलसीआर सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। पहली बात तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है एलसीआर सर्किट की या एलसी ऑसिलेशन के केस में, वो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हम इसको एफ से एक्सप्रेस करें या न्यू से ही मान लीजिए, न्यू नॉट से, तो 1/2π√LC। और अगर आप एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एंगुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, अगर इसको एक्सप्रेस करें तो 2πn होता है, n फ्रीक्वेंसी थी यानी न्यू नॉट, तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, 1/√LC आ जाएगा। ये क्या है? ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट। तो जब आप उसके नोब को घुमाते हैं तो आप सी की वैल्यू को चेंज करते हैं, और सी की वैल्यू चेंज करने का मतलब आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि सी चेंज होगा तो न्यू भी चेंज होगा। तो एलसीआर सर्किट में हम सी को चेंज करके जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है? सपोज कि ये आपका रेडियो है, कौन सा कंपनी का है? मिडास कंपनी का है ये। तो जब आप इसके नोब को घुमाने के बाद इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करते हैं, तो जिस भी चैनल को आप ट्यून करना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम करंट इसके अंदर फ्लो होने लगता है। ठीक है, सपोज कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, बहुत सारे चैनल हैं आपके यहाँ, आपके सिटी में, और अलग अलग उनका सबका अपना वेवलेंथ होता, फ्रीक्वेंसी होती है, और आपको ध्यान रखना चाहिए 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में सभी रेडियो चैनल आपके आ जाते हैं। ये उनका रेंज होता है। तो इनके बीच में आपकी मानिए रेड एफएम है, क्या बोलते हैं, मिर्ची मुर्गा वाला है, और तमाम जो रेडियो मंत्रा है, बिग एफएम है, जितने भी चैनल हैं उनकी कुछ अलग अलग अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जिस भी चैनल को आप ट्यून करना चाहते हैं, अगर आपके रेडियो का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इसकी, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, और इसको चेंज करते करते आपकी जो फ्रीक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो इससे मैच कर गई, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस सर्किट में ज़्यादा वोल्टेज क्रिएट होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिससे इस वाले चैनल का जो साउंड है वो यहाँ पर ज़्यादा कैच होने की वजह से वो आपको सुनाई देगा। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, तो यहां से हम सी की वैल्यू, नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, सी को चेंज करके, और जिस भी रेडियो चैनल की फ्रीक्वेंसी से वो मैच कर जाता है उसी की आवाज हमको सुनाई देती है, फिर हम कहते हैं कि रेडियो ट्यून हो गया, ये चैनल ट्यून हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो ये बात आप देखिए कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, सपोज कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस की फेनोमेना हो गई, और जिस भी चैनल को आपने ट्यून किया है उसके पावर या उसके करंट, उसके करस्पॉन्डिंग पावर या करंट के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचा जाए, और ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। तो जब फ्रीक्वेंसी चेंज करते करते नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हुआ, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उस चैनल की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई,
तो उसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होता है, सबसे ज़्यादा पावर मिलता है। इसका ग्राफ आप वही जो इसके पहले ग्राफ आपने देखा है वही आपको मिल जाता है, इस तरीके का ग्राफ, ठीक है। यानी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के केस में आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम करंट आपको मिलता है। अब अगर देखिए ये ग्राफ अगर पावर के टर्म में है, पावर के टर्म में, और ये आपने रेजोनेंस के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस के लिए ग्राफ खींचा हुआ है, तो जहां पर पावर ये पूरा यहां से लेकर ये मैक्सिमम पावर P है, जहां पर पावर इस मैक्सिमम का आधा हो जाए, जहां पर ये पावर की वैल्यू इस मैक्सिमम पावर की आधी हो जाए, दैट इज अगर ये P/2 है, तो इस आधे पावर के केस में जो फ्रीक्वेंसी यहां पर एक मिलती है इससे थोड़ी पहले और एक इसके थोड़ा सा आगे, इसको हम कह सकते हैं ν1, इसको हम कह सकते हैं ν2। तो आपका चैनल भले ही इस वाले फ्रीक्वेंसी के लिए रेजोनेंस हुआ है, इस वाले चैनल को सबसे ज़्यादा वो सुना रहा है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से पहले ये वाली फ्रीक्वेंसी और इसके बाद जो ये वाली फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों के बीच में जितने भी फ्रीक्वेंसीज आएंगे उन सब के करस्पॉन्डिंग भी पावर आपको मिलेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग जो साउंड है वो भी आपके उस रेडियो में सुनाई देते हैं। तो आपको पता है कि कई बार आप देखते हैं कि ट्यून करने के बाद कई चैनल एक साथ सुनाई देते हैं, तो जो मुख्य रूप से जिसके करस्पॉन्डिंग रेजोनेंस हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा पावर मिलता है, वो आपको सबसे अच्छा सुनाई देता है। लेकिन उससे कम फ्रीक्वेंसी और उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले भी चैनल सुनाई देते हैं, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग पावर आधा होने की वजह से या कम होने की वजह से वो आपको बहुत कम सुनाई देते हैं। और अगर इससे भी कम हो जाए, यानी जो फ्रीक्वेंसी है, अब इससे देखिए इसके इधर वाली फ्रीक्वेंसी और इसके आगे वाली फ्रीक्वेंसी, इससे कम और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जितने भी चैनल हैं उनके करस्पॉन्डिंग जो पावर आप देखेंगे, सपोज कि इस ग्राफ का कोई और पॉइंट आप लेते हैं, ये सब पॉइंट, तो इसमें जो पावर आएगा वो P/2 से भी कम आएगा, और सिर्फ P/2 वाले ही कम से कम आपको जो है उसमें रेडियो में सुनाई देते हैं, उससे कम वाले तो बिल्कुल भी नहीं सुनाई देते। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि मेन तो आपका रेजोनेंस इस फ्रीक्वेंसी पर हुआ है, ये आपका मेन पावर है जिसकी वजह से आपको वो स्पेशल चैनल सुनाई दे रहा है, लेकिन उससे कम उससे ज़्यादा ये जो रेंज आता है, इस रेंज को हम बोलते हैं बैंड विड्थ। तो ध्यान रखिए, अगर हम इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर लिखें, इस फ्रीक्वेंसी की बजाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें, ठीक है, ω1 ω2, तो ω2 माइनस ω1 का जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ, बैंड विड्थ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है उसको डेल्टा ओमेगा, इसको भी हम डेल्टा ओमेगा बोलेंगे। तो आप कह सकते हैं बैंड विड्थ डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा के इक्वल है, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। एक तो आप बैंड विड्थ के बारे में ये चीज़ आप याद रखिए कि जो भी मैक्सिमम हो सकता है, जो भी मिनिमम हो सकता है, जो आपको रेडियो में सुनाई दे रहा है उसका जो डिफरेंस है वो बैंड विड्थ है, और ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होने पर मैक्सिमम पावर दे रहा था, यही आपको सबसे स्पष्ट सुनाई दे रहा था, ठीक है। अच्छा, बैंडविड्थ अगर आपको समझ में आ गया तो यहीं से एक और टॉपिक है। अच्छा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी आपको याद रखना है। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैं फिर से कहीं पर लिख देता हूँ, इसको आप जरूर याद रखिए। LCR सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं √LC, और इसी तरह से अगर इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 2π/μ0 से आ जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा, 1/√LC आ जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया कि बैंडविड्थ क्या होता है, और ये ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, रेजोनेंस आप समझ गए। यहीं पर एक टर्म आता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। तो अगर आप क्वालिटी फैक्टर को बढ़ा देते हैं तो साउंड की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। और साउंड की क्वालिटी अच्छी होने का मतलब क्या है कि ये जो अगल बगल के भी जो फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई दे रहे थे इतने रेंज में, वो रेंज और कम हो जाता है, मतलब कि बहुत सारे और फ्रीक्वेंसीज भी कम हो जाएंगी, आपकी समस्या और थोड़ी डाउन हो जाएगी। आपको अभी डाउट ये था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं वो सब सुनाई दे रही हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रेजोनेंस तो इसी पॉइंट पर हो, लेकिन हम इसके बजाय और कम फ्रीक्वेंसी का रेंज अगर ले लें, बैंडविड्थ और कम हो जाए, तो इसके अगल बगल वाली जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी वो भी नहीं सुनाई देंगी। तो ये करने के लिए आपको क्वालिटी फैक्टर बढ़ाना पड़ेगा। और क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने का तरीका क्या है, तो पहले आप देख लीजिए क्वालिटी फैक्टर का डिफिनीशन Q क्या होता है। तो Q इज इक्वल टू रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपान बैंड विड्थ, ये बैंड विड्थ। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं तो उसको ऐसे रहने दीजिए ω0, और ये बैंड विड्थ किसके इक्वल होता है,
तो यहाँ पर देखिए बैंड विड्थ का जो फार्मूला है ना, ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ये R अपान एल के इक्वल होता है। ठीक है, किसके इक्वल? R अपान एल के इक्वल, ये याद रखना पड़ेगा। और ये L ऊपर जाएगा तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट L अपान R, ओमेगा नॉट L अपान R। एक सेकेंड मैं इसको कंफर्म कर लूँ कि R अपान L है या फिर L अपान R है। ठीक है, तो बैंड विड्थ जो है वो R अपान L सही लिखा है, R अपान L, ये L ऊपर चला जाएगा तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट L अपान R। अब आप देखिए कि क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए ट्यूनिंग अच्छी हो, नॉइस कम आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? R की वैल्यू आपको, इसको बढ़ाने का मतलब R की वैल्यू कम करनी पड़ेगी और L की वैल्यू को बढ़ानी पड़ेगी। तो R की वैल्यू जब आप कम करते हैं और L की वैल्यू बढ़ाते हैं, मतलब जो आपके पास LCR सर्किट है उसका इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये नॉइस वगैरह नहीं आएगा। जो अगल बगल की फ्रीक्वेंसीज भी सुनाई दे रही थी वो नहीं सुनाई देगा आपको। और ऐसे में ये जो ग्राफ है आपका वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, यहीं पर हम बना रहे हैं। ये ग्राफ थोड़ा शार्प हो जाता है और इस तरीके का हो जाता है कि ये ऐसे है ना, यानी अगर हम इसी पॉइंट पर लें और ये बढ़ भी जाता है, ये वाली वैल्यू भी बढ़ जाती है, पावर भी बढ़ जाता है। ठीक है, और ऐसे। तो अब आप देखिए कि इस पावर के करस्पॉन्डिंग जो हाफ पावर है उसके लिए जो भी फ्रीक्वेंसी आप लेंगे तो इसका ये जो बैंड विड्थ है वो पहले से कम हो जाएगा। और ये ग्राफ पहले चौड़ा था, अभी पतला हो गया है, लेकिन पीक आपको उसी पॉइंट पर मिल रहा है। इस ग्राफ को अगर हम थोड़ा सा फिर से बनाएं तो पीक उसी पॉइंट पर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि चैनल जो आप सुनना चाहते थे वो तो आपको सुनाई देगा, लेकिन जो अगल बगल की फ्रीक्वेंसीज एक्स्ट्रा सुनाई दे रही थी वो अब कम हो जाएंगी, नॉइस कम हो जाएगा, ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने किसकी जगह पर लिखा था? तो ये बैंड विड्थ की जगह पर हमने ये इसकी जगह पर ये लिखा हुआ है 2 इंटू डेल्टा ओमेगा। ये पूरा बैंड विड्थ है जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या फिर R अपान L के इक्वल है। तो अगर आपका पहले का जो ग्राफ था वो सपोज कि इस तरीके का था, ये आपका ओमेगा नॉट और ये आपका ओमेगा 1 और ये आपका ओमेगा 2। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 कहाँ से डिसाइड हुआ है? तो ये वो पावर है जो इस मैक्सिमम पावर का आधा होता है। करंट के फॉर्म में कहें तो इस मैक्सिमम करंट का 1 अपान √2 गुना होता है। चाहे आप इसको पावर के फॉर्म में बोलेंगे तो P/2 है, ये करंट के फॉर्म में बोलेंगे तो अगर ये I है, I0 है मैक्सिमम करंट, तो ये क्या है? ये है I0 अपान √2 और इसी को हम IRMS भी बोलते हैं। ये ध्यान रहे आपको, दोनों तरीके से आप बता सकते हैं, किसी भी तरीके से। तो ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो जब आप क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए R को कम करते हैं, L को ज़्यादा करते हैं, तो ये ग्राफ जो है वो शार्प हो जाता है और आपको इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलता है, इस तरीके का। तो देखिए मैक्सिमम, एक तो मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट बढ़ गया उसी फ्रीक्वेंसी पर, और दूसरी बात ये कि अब इसका हाफ के लिए जो रेंज आप निकालेंगे वो रेंज और कम हो गया, यानी बैंड विड्थ इतना हो गया। और बैंड विड्थ जितना कम होगा नॉइस उतना कम आएगा। तो इसी को बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का ये जो ग्राफ था वो शार्प हो गया, यानी मैक्सिमम पावर बढ़ गया और बैंड विड्थ घट गया। और अगर ज़्यादा आप इस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, क्वालिटी फैक्टर को और ज़्यादा आप बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं, तो ये ग्राफ और शार्प हो सकता है, और पतला होगा और पीक और ऊपर मिलेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो ट्यूनिंग को अच्छी करने के लिए क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाने के लिए R को घटाना पड़ेगा, L को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करने से ये जो बैंड विड्थ है वो कम हो जाएगा, तो ट्यूनिंग अच्छी होगी, नॉइस कम आएगा। ग्राफ जो है वो धीरे धीरे और पतला होता जाएगा और ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। इसको बोलते हैं कि ग्राफ धीरे धीरे शार्प हो रहा है, तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये टॉपिक अब आपका कंप्लीट हो चुका है, सारे डिफिनीशंस कंप्लीट हो गए, जो भी फार्मूले हो सकते थे वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अब हम जो पिछले लेक्चर में जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो, और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो, इन दोनों को मिलाकर प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन रिमेन्स कांस्टेंट इन। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है मीन पोजीशन से वो कांस्टेंट रहता है किस में? फ्री ऑसिलेशन में, फोर्स्ड ऑसिलेशन में, मेंटेन्ड ऑसिलेशन में, या इन सभी में?
तो देखिए इस क्वेश्चन का मीनिंग यही है कि मीन पोजीशन से जब बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो इसका ये जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा इतना ही बना रहता है। किस केस में? तो फ्री ऑसिलेशन की डिफिनीशन ही यही थी कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट बना रहे, उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। फोर्स्ड ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है, हम बाहर से पीरियोडिक फोर्स लगाते हैं। जो लड़का झूला झूल रहा था, पिताजी उसको पीछे से धक्का बार बार दे रहे थे। किस लिए दे रहे थे? ताकि उसका वो जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन रहे, वो ऐसे लगातार झूलता रहे। तो ये भी वही हो गया। और मेंटेन्ड ऑसिलेशन कहते ही इसको हैं जिसमें एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज हो रहा हो तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसके एम्पलीट्यूड को हम कांस्टेंट बनाए रखें, दैट इज आल्सो कॉल्ड मेंटेन्ड ऑसिलेशन। मतलब ये जो फोर्स्ड ऑसिलेशन है ये जनरल चीज है ना। और इस फोर्स्ड ऑसिलेशन का ही स्पेशल केस था रेजोनेंस, और उसी का ये केस है आपका मेंटेन्ड ऑसिलेशन। तो इन तीनों में ये पॉसिबल है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कांस्टेंट रह सकता है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज कर सकता है आपको क्योंकि ये नाम जिस तरीके से दिया हुआ है अक्सर लोगों को लगता है सिर्फ ये, लेकिन नहीं, तीनों में पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड ऑफ 6 सेकेंड। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टू द हाफ एम्पलीट्यूड। इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं बट अगले क्वेश्चन को आपको करना है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है। तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, यानी एम्पलीट्यूड ए से एक्सप्रेस करते हैं 6 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है, टाइम पीरियड टी दिया हुआ है, कितना, 6 सेकेंड दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा, ये टाइम टी पूछा जा रहा है क्या करने में, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड कवर करने में। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये पेंडुलम की अगर हम बात करें तो ये जब इस तरफ यहाँ पर पहुँचता है तो यही इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का कंडीशन है। या अगर हम इसका ग्राफ बनाएं सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए, जो हमने ग्राफ बनाया था, तो इस ग्राफ में आपने देखा था ये कंडीशन थी। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये पहली बार जब मैक्सिमम पहुँचता है तो ये कंडीशन है। फिर उसके बाद मीन पोजीशन यानी वापस यहाँ पर आते हैं तो ये होता है। फिर जब इस तरफ मैक्सिमम में जाते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं और लौट के आते हैं तो फिर ये हो जाता है। तो यही है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, पहली बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंडीशन है। और यहाँ से यानी कि यहाँ का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वाली कंडीशन, यहाँ से कहाँ तक जाना है, हाफ एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से हाफ एम्पलीट्यूड यानी बिल्कुल बीच में। तो अगर ये पूरा ए है तो यहाँ बीच में पहुँचेंगे तो ये बचेगा a/2, क्योंकि इधर भी है a/2। तो वही कह रहे हैं कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाली पोजीशन से हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब कि हाफ एम्पलीट्यूड में पहुंचने का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू कितना है, हाफ है, एम्पलीट्यूड का आधा है। यहाँ से यहाँ तक आने का मतलब ये एम्पलीट्यूड, या इधर से आप मेजर करते हैं मीन पोजीशन से, तो y इक्वल टू a/2, यही आपको पता करना है। तो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको याद ही होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जनरल इक्वेशन, जहाँ पर फाई क्या होता है, फेज होता है। तो आप देखिए कि ये अगर इनिशियली बात करी गई, और जब इनिशियली बात करी गई तो वो एम्पलीट्यूड यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन में वो पार्टिकल था। तो बताइए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन में ये एंगल कितना होता है। अगर हम टाइम के फॉर्म में, टाइम पीरियड के फॉर्म में लिखें तो t/4, और एंगल के फॉर्म में लिखें तो π/2। ये कैसे आ रहा है, इसको समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, फेज किस क्वांटिटी को बोलते हैं, और टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट कौन सा एंगल कौन सा फेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वाला केस है ये t/4 बोला जा सकता है, या इसी को π/2 बोलते हैं। यही जो एंगल है यही यहाँ पर लिखा जाएगा, यही साइन के बाद एंगल ही तो रहता है अंदर, तो यही फाई की जगह पर हम π/2 लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए फाई की वैल्यू π/2, तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/2। और साइन 90 प्लस थीटा, ये 90 है ना, साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा बोलते हैं, तो y इज इक्वल टू a कॉस थीटा मतलब ओमेगा टी। और y की वैल्यू कितनी, a/2, तो a/2 इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी। और आप चाहे तो ओमेगा की भी वैल्यू रख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2π है ना, ओमेगा इक्वल टू 2π/t, 2π/कैपिटल टी। तो 2π/कैपिटल टी कितना है, सेकेंड में 6 है, और ये स्मॉल t, और a से a कैंसिल हुआ तो a की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और 1/2 को कितना लिख सकते हैं, cos 60, cos 60 मतलब 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/3,
रेडियन में। तो cos π/3 इज इक्वल टू कॉस यहाँ से π/3 और t, और कंपेयर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा π/3 इज इक्वल टू π/3 इंटू टी, यानी t इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। t इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन से आधे एम्पलीट्यूड वाले कंडीशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 सेकेंड। थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर आप इस बात को समझ पाते हैं कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन में फेज कितना होगा और नीचे दोबारा से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की कंडीशन में फेज कितना होगा। ठीक है, तो और ये जनरल इक्वेशन आपको यूज करेंगे तभी आएगा, अगर आप फाई को इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा। ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताना है। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम सस्पेंडेड बाई अ वेटलेस स्ट्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 20 न्यूटन पर मीटर। तो ये फोर्स कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, k है, और उस बॉडी का मास m है। इफ़ द बॉडी इज रिलीज्ड बाय डिस्प्लेसिंग 20 सेंटीमीटर, अगर उसको मीन पोजीशन से 20 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी y की वैल्यू है। देन फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, आपको मैक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करना है उस पार्टिकल का। जब उसको छोड़ेंगे डिस्प्लेस करके तो ऐसे मूव करेगा, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है वो बतानी है, टोटल एनर्जी कितनी हो सकती है वो बतानी है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आपको खुद से सोचने हैं और वहाँ से बताने हैं। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। स्पीड का फार्मूला हमने बताया है, तो वो मैक्सिमम कब हो सकता है ये भी आप वहाँ से सोच सकते हैं, मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में द कर्व बिटवीन वेलोसिटी एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स और सर्किल। तो यहाँ पर ये टर्म आप पहली बार सुन रहे हैं, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। कभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे कि नॉर्मली आप समझ चुके हैं कि मीन पोजीशन से पेंडुलम का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। लेकिन जो एम्पलीट्यूड शब्द है, ये वर्ड है, ये एक जनरल वर्ड की तरह भी यूज किया जाता है। किसी भी क्वांटिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को एम्पलीट्यूड बोला गया, इसी तरह किसी और भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको भी एम्पलीट्यूड बोला जाता है। जैसे आपने इसके पहले एक फार्मूले में देखा था, ई नॉट और बी नॉट की हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की। तो ई नॉट को बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, बी नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू से। अगर कुछ उसके साथ कोई और दूसरा टर्म नहीं जुड़ा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के सेंस में बात हो रही है। कोई वेरिएबल जुड़ गया है तो आपको पता चल जाएगा किसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मतलब वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में। तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो ग्राफ होगा वो किस तरह का नेचर उसका होगा। तो वेलोसिटी का आप फार्मूला तो जानते ही हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ओमेगा √a² माइनस y²। वैसे सीधे सीधे अगर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पूछा जाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर आप इसका नेचर जानना चाहते हैं और डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो फिर इस इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करते ही करते। बट इन्होंने बोल दिया है वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी एम्पलीट्यूड का मतलब कि u मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। और कितना हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम तभी आएगा जब ये मिनिमम होगा, ये माइनस वाला टर्म, और ये मिनिमम कितना हो सकता है, ये 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट 0 अगर कर दें तो y √a², दैट मीन्स a ओमेगा। और यही क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी। इसी मैक्सिमम वेलोसिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। ठीक, तो वेलोसिटी एम्पलीट्यूड a ओमेगा, और उसके बाद क्या बोला गया था, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप जान ही रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट y होता है, और ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये जो एम्पलीट्यूड है ये क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यानी कि वेलोसिटी एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा। तो ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि इन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन। कोई भी दो क्वांटिटी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, तो उनके बीच का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है, या उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था ये। नेक्स्ट हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं, और ये दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो इक्वेशन रहता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन,
उससे आप एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर वो जनरल फॉर्म में नहीं दिया हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है, y इज इक्वल टू क्या रहता है, ए y इक्वल टू इस तरह से होता है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। लेकिन अगर कोई इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं दिया हुआ, किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस हैं, तो कोई भी क्वेश्चन कभी भी इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट का दिया हो, एम्पलीट्यूड पूछा जाए, सेम पैटर्न को फॉलो करिएगा जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। आप देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के इक्वल, आप इस तरीके का भी इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा भी पॉसिबल है। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए साइनोसोडल के साथ साथ कोसाइनोसोडल भी कर्व पॉसिबल होता है। साइन आता है तब भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है, कॉस है तब भी वो आता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पहले नंबर में बात करें तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ, 6 कॉस ओमेगा टी प्लस 8 साइन ओमेगा टी। तो आप सिर्फ इतना प्रयास करिए कि यहाँ पर ये जो भी टर्म आ रहा है वो साइन या फिर कॉस के फॉर्म में चेंज हो जाए, साइन या फिर कॉस के फॉर्म में चेंज हो जाए। आपका ये अप्रोच होना चाहिए। तो देखिए बीच में प्लस दिया हुआ है तो साइन का फार्मूला बनाना आसान होगा, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो अगर इसको हम साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनाना चाहते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब साइन ए वाला पार्ट पता है, बी की जगह पर 8 दिख रहा है यहाँ पर पूरा, तो साइन ए है यानी ये कॉस बी हो सकता है, लेकिन साथ में कोई और फैक्टर भी आ सकता है। तो इसको, इस 8 को कॉस बी यानी कॉस थीटा कह लीजिए। कॉस थीटा तो मानिए, बट उसके सामने कोई एक फैक्टर यूज करिए। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये जो 6 है वो साइन के फॉर्म में लिखिएगा, साइन थीटा, और उसके साथ में वही फैक्टर आर कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपका ये इक्वेशन देखिए चेंज हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लिखिएगा आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी प्लस, यहाँ 8 की जगह पर लिखेंगे आर कॉस थीटा, और इसके बाद आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ऐसा करने से अब देखिए ये इक्वेशन साइन ए कॉस बी है ना, आर को कॉमन लेने के बाद साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला ओमेगा टी प्लस थीटा का फार्मूला बन गया। और ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये भी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ, ये यही तो फॉर्म हुआ ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप का। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में कन्वर्ट हो गया। यानी आप क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन दिया है उसको साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपको ऐसा कुछ एज्यूम करना पड़ सकता है यहाँ पर। और अब आप देखिए, अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसी इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया है, तो इस इक्वेशन में भी यहाँ पर ये जो टर्म आता था वही एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ पर भी ये जो टर्म आया है वो एम्पलीट्यूड है। यानी कि इस इक्वेशन का एम्पलीट्यूड ये आर है, तो आर की वैल्यू, इसका एम्पलीट्यूड पता करना मतलब आर की वैल्यू पता करना। तो ये जो आपने एज्यूम किया था, इन दोनों को स्क्वायर करके आप प्लस कर दीजिए। तो स्क्वायर करके प्लस करने पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर आएगा प्लस 8 का स्क्वायर आएगा। ये यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर और ये ब्रैकेट में 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, और ये कितना हो जाएगा 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 यूनिट, अगर CGS है तो सेंटीमीटर। यानी इस केस में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट कह लीजिए। ठीक, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने नीचे भी लिखा है, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है। तो जब माइनस लगा हुआ है तो इसको आप साइन ए प्लस बी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि साइन ए प्लस बी में बीच में प्लस होता है। तो इसको या तो आप साइन ए माइनस बी करेंगे, या तो एक और काम कर सकते हैं, आप इसको कॉस के फॉर्म में बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन का चक्कर छोड़िए, कॉस के फॉर्म में भी इक्वेशन हमारा होता है। तो क्या करते हैं, इसको कॉस बनाने, इसको हम कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट करिए, आगे देखिए इस क्वेश्चन को। कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ है, x इक्वल टू 6 कॉस ओमेगा टी माइनस 8 साइन ओमेगा टी। तो कॉस का फार्मूला बनाना है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तभी बनेगा कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए कॉस बी, इसका मतलब 6 को हमको मानना है कॉस थीटा आर के साथ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका मतलब कि ये जो 8 है वो साइन वाला होगा, साइन थीटा के टर्म में।
और अगर ऐसा आप यहाँ पर पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन के जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 की जगह पर लिखेंगे r cos थीटा, उसके बाद ये cos ओमेगा टी, माइनस 8 की जगह पर लिखेंगे r sin थीटा, उसके बाद sin ओमेगा टी। तो साइन cos a cos b, sin a sin b, r को कॉमन लेने के बाद ये cos a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा, यानी ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा। आप देखिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर जो टर्म आता है वही एम्पलीट्यूड होता है। दैट मीन्स आपको r फाइंड आउट करना है। r फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही करिएगा, दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दीजिए। r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में 1 आ जाएगा और इधर 100, फिर से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि कभी भी इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हो, उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप उसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसा एज्यूम करना पड़ सकता है, तो जनरल इक्वेशन से पता चलेगा कि एम्पलीट्यूड यही r है, तो वो r आप इस कंडीशन से निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हो कि द टाइम पीरियड ऑफ गिवन स्प्रिंग, ये पूरा एक स्प्रिंग का पूरा सिस्टम बना हुआ है, 2 स्प्रिंग है, बीच में ब्लॉक को रखा गया है, इसका फोर्स कांस्टेंट 2k है और इसका फोर्स कांस्टेंट 3k है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? कभी भी स्प्रिंग वाले क्वेश्चन के लिए भी एक आपको तरीका बता देते हैं, क्योंकि आपको फार्मूला जो स्प्रिंग का है वो याद करने में दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये तो सबको याद रहेगा, इसमें कभी कोई डाउट नहीं आएगा। इस तरह से जो इक्वेशन रहता है 1/r1 प्लस 1/r2, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से r इक्वल टू आता है r1 r2 अपान r1 प्लस r2। तो ये आपने इक्वेशन पढ़ रखा होगा, रेजिस्टेंसेस को जब सीरीज में आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो ये है सीरीज का केस और ये है पैरेलल का केस। ठीक, इसी से हम एसोसिएट कर रहे हैं सारे स्प्रिंग वाले जो फार्मूले आपने देखे थे टाइम पीरियड के, उसके लिए, या के जो उसमें फोर्स कांस्टेंट, जो इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट निकालते हैं, उसके लिए जो एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था वो याद कैसे करेंगे। तो चाहे केस हॉरिजॉन्टल का हो चाहे केस वर्टिकल का हो, अगर सिंगल स्प्रिंग है, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो T इज इक्वल टू 2π√m/k। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सारे सवालों का जवाब दे देगा। सिंगल स्प्रिंग है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, ये फार्मूला आएगा। दूसरा, डबल स्प्रिंग हो, और डबल स्प्रिंग में भी वो स्प्रिंग कैसे कनेक्टेड हो, वो सीरीज में हो। इसका मतलब एक स्प्रिंग हो, उसके बाद एक और स्प्रिंग हो, फिर उसके बाद वो ब्लॉक हो। चाहे ये हॉरिजॉन्टल केस हो, चाहे इसी को आप ऐसे घुमा दीजिए तो वर्टिकल हो जाएगा, है ना। जब दोनों स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हों, हॉरिजॉन्टल केस भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, तो जब ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो इनका जो रिजल्ट आएगा इफेक्टिव कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के लिए, वो सीरीज के केस में रिजल्ट आपको पैरेलल रेजिस्टेंस के इक्वेशन से मैच कराना है। उल्टा, जस्ट ध्यान रखिए, सीरीज स्प्रिंग अगर है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल केस का हो चाहे वर्टिकल केस का हो, ऐसे केस में जो एक्सप्रेशन आता है k के लिए वो पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह आता है। तो चाहे आप 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 बोलिए, चाहे फाइनली k इक्वल टू आप कह सकते हैं k1 k2 अपान k1 प्लस k2। और अगर ये आपको पता चल गया तो यही फार्मूला आप फिर से इसके लिए भी यूज करिएगा। k की जगह पर इस बार इतना रखिएगा, k1 k2 अपान k1 प्लस k2। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों केस में अगर ये सीरीज का केस है तो इस तरीके का आपका रिजल्ट आएगा जो पैरेलल रेजिस्टेंस से मैच करेगा। एक और है, लास्ट देख लीजिए, उसके बाद समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर वो जो स्प्रिंग है वो पैरेलल कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड, यहाँ पर अब क्या होंगे, तो आप ये मान लीजिए कि सीरीज के अलावा जो भी कॉम्बिनेशन जितने भी बच गए वो सब आपके पैरेलल में आ जाएंगे। यानी या तो दोनों स्प्रिंग के साथ में आपका ये ब्लॉक कनेक्टेड हो, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, घुमा देंगे वर्टिकल भी हो सकता है, या तो एक स्प्रिंग हो फिर बीच में ब्लॉक हो, उसके बाद फिर से स्प्रिंग हो, ये भी किस में आएगा, पैरेलल में आएगा, चाहे हॉरिजॉन्टल का केस हो चाहे वर्टिकल का केस हो। ठीक, तो ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन माने जाएंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक्सप्रेशन आएगा वो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन से मैच कराना है, जस्ट उल्टा, जैसे यहाँ पर उल्टा वैसे यहाँ पर उल्टा। क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू k1 प्लस k2। तो इसके टाइम पीरियड का अगर फार्मूला आपको लिखना है, फार्मूला यही होगा, सिर्फ k की जगह पर k1 प्लस
K2 रख दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब कभी भी आपको स्प्रिंग में इस तरह के क्वेश्चंस को टाइम पीरियड निकालने में कोई डाउट नहीं आएगा। सीरीज का केस हो, पैरेलल का केस हो, दो स्प्रिंग हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, हर केस में आप एक्सप्रेशन लिखने में सक्षम होंगे। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और उसको हमने रेजिस्टेंस के फार्मूले से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि ये स्टेबल है दिमाग में, ये नहीं कभी कन्फ्यूजन होने वाला है इसमें, तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने इस चीज़ को इससे अटैच कर दिया है, तो आपको ये आसानी से आंसर मिल जाएगा। देख लीजिए इस क्वेश्चन में, अब ये आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस वाले केस के अंतर्गत आता है, यानी कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो K निकलता है वो रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह निकलता है। तो रेजिस्टेंस के सीरीज की तरह इसका मतलब K इक्वल टू K1 प्लस K2 करना पड़ेगा। तो 2K और 3K करेंगे तो फाइनली जो K आएगा वो कितना हो जाएगा, 5K आएगा। तो टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपान K, उस K की जगह पर कितना रख देंगे, 5K। तो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट M अपान 5K, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आसान लगा क्योंकि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ एक्सटर्नल एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के केस में एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा। तो रेजोनेंस का केस ही वही होता है जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो अगर इनका आप रेशियो लेंगे, इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये तो बहुत ही स्पष्ट सी बात है, इसका रेशियो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गए, 1-2 और क्वेश्चंस करेंगे और अभी आपका होमवर्क भी बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है, 2 अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है। एक इक्वेशन है y1 इक्वल टू 10 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, y2 इक्वल टू 10 और ब्रैकेट के अंदर साइन 100 पाई टी प्लस √3 कॉस 100 पाई टी। आपको इन दोनों ही केस में जो भी एम्पलीट्यूड है उन दोनों का रेशियो बताना है। तो ये क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने आपको एम्पलीट्यूड किसी भी इक्वेशन को देख करके उसका एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करने का तरीका बताया। तो इन दोनों से आप एम्पलीट्यूड निकालिएगा, उसके बाद उसका जो रेशियो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमने नहीं दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड निकालने के मेथड से सॉल्व करके आपको इसको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मास m इज ν1 एंड इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कट इनटू 1/2 then it oscillate with frequency ν2, then ratio ν2 upon ν1 is। कोई एक स्प्रिंग है, अगर उस स्प्रिंग को आधा काट दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फ्रीक्वेंसी से क्या रेशियो होगा ये आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमने आपको लेक्चर के दौरान एक चीज़ बताया था कि सपोज कि ये कोई स्प्रिंग है, एक सिंगल स्प्रिंग है और इसका फोर्स कांस्टेंट है K। तो जब इस स्प्रिंग को अगर आप 3 पार्ट में सपोज आपने कट कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो हर एक पार्ट का जो फोर्स कांस्टेंट होगा वो 1/3 नहीं होगा, K/3 नहीं होगा, बल्कि 3 गुना हो जाएगा, यानी 3K और 3K। तो कभी भी स्प्रिंग को जितने पार्ट में कट करते हैं फोर्स कांस्टेंट उतने गुना, हर एक पार्ट का फोर्स कांस्टेंट उतने गुना बढ़ जाता है। अगर इसको हम 5 भागों में काटते तो हर एक भाग का फोर्स कांस्टेंट होता 5K के इक्वल। ठीक, तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक लाइन में ये याद रखिए कि अगर आप स्प्रिंग को कट करते हैं, n इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, तो जो K की वैल्यू है वो n टाइम्स बढ़ती है, मतलब सबकी n टाइम्स हो जाएगी, और साथ ही साथ जो T होगा वो 1/√n टाइम्स हो जाएगा। और ये कैसे, अगर ये कभी भूलता है आपको तो यहाँ से आप देखिए T इज इक्वल टू 2 पाई √M अपान K है ना। तो अगर इस K की जगह पर आप NK रखेंगे, ये जो K है वो चेंज हो गया ना, अब K तो चेंज होकर NK बन गया, n गुना हो गया। तो K की जगह पर NK रखेंगे तो वो n रूट के साथ बाहर निकालेंगे तो ये पुराना वाला हो जाएगा, यानी 1/√n एक्स्ट्रा आ जाएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि T जो है वो 1/√n गुना हो जाएगा। सिर्फ आप ये चीज़ याद रखिए तो कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और दूसरा ये तो कट करने वाला केस है। अगर कभी वायर को खींच के लंबा करने का केस हो तो सारा कुछ टर्म उल्टा कर दीजिए। अगर वायर को खींच के लंबा कर देते हैं या कई वायर को जोड़ देते हैं तो जो नया फोर्स कांस्टेंट होगा वो पुराने फोर्स कांस्टेंट का n गुना होने की बजाय 1/n गुना हो जाएगा, और जो टाइम पीरियड है वो 1/√n टाइम्स होने की बजाय √n टाइम्स हो जाएगा। तो कोई भी एक केस आप याद रखिए, उसका जस्ट उल्टा करेंगे, दूसरा आपको मिल जाएगा। खास करके ये काटने वाला केस ज़्यादा आता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
दो बराबर भागों में बांटा गया था, पहले फ्रीक्वेंसी न्यू थी, बाद में फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, तो दो भागों में बांटने के बाद क्या होगा बताइए। अगर एक सिंगल स्प्रिंग को दो बराबर भागों में बांट दें, ये सपोज कि पहले ये स्प्रिंग है, ये इसका ब्लॉक है, मास m है, फोर्स कांस्टेंट k है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है। तो फ्रीक्वेंसी आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला भी जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई, नहीं ये तो टाइम पीरियड है, 1/2 पाई, और क्या होता है टाइम पीरियड का फार्मूला t इक्वल टू 2 पाई √m/k, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हो जाएगा 1/2 पाई और √k/m, यही होता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। तो ये तो केस ठीक है, लेकिन जब इसको दो इक्वल पार्ट में काट दिया जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, इसका आधा कर दिया जाए, तो आधा करने के बाद इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो इसका 2 गुना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें k की जगह पर क्या रखेंगे, 2k रखेंगे, तो नई फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1/2 पाई √k की जगह पर 2k लिखेंगे और अपान में m वही एज इट इज रहेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, आपस में दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए कि अगर इस √2 के अलावा सारी चीज़ें एकदम सेम है, तो दोनों को डिवाइड करने के बाद ν2/ν1 सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ √2 है, तो यही √2 एक्स्ट्रा बच जाएगा और अपान में 1 आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्रिंग को काटने वाला और स्प्रिंग को खींचने वाला जो केस है वो क्वेश्चन भी काफ़ी ट्रिकी होते हैं, अक्सर लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं, तो इसलिए आप बहुत केयरफुल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है, मैं पढ़ के एक बार समझा देता हूं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। जब कोई पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, जब उसका डिस्प्लेसमेंट उसके टोटल एम्पलीट्यूड a का आधा होता है, उस टाइम टोटल एनर्जी का कितना भाग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड है। यानी आपको क्या बताना है, हम सीधे सीधे बता दें तो रेशियो ऑफ देखिए टोटल एनर्जी का कितना भाग काइनेटिक एनर्जी में है, तो आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में आप यही चीज़ कैलकुलेट करके आप आंसर बताएंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने दिया है। ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। किसी भी तरह का आपको सुझाव देना है, कोई भी आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी बात आप बतानी है, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, समय मिलते ही हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, मिलते हैं आप आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वेव एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 3 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।